डाइजेशन ऑफ फूड के बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की बात करेंगे हम। अब जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो उसके बाद हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। जब डाइजेशन की बात की थी हमने तो मेनली 3 तरह का फूड जो है वो हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, और उनका डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल के उनमें उनका डाइजेशन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के प्रोडक्ट्स बनते हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। जो फैट्स हैं या लिपिड्स हैं उनके डाइजेशन के बाद प्रोडक्ट्स बनते हैं फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड्स और ग्लिसरॉल। जो प्रोटीन्स हैं उनके डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स हैं और कुछ स्मॉल पेप्टाइड्स भी एब्जॉर्प्शन के लिए रह जाते हैं। और इसके अलावा वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, मोनोवेलेंट्स हैं, सोडियम, पोटाशियम और बाइवेलेंट्स हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो इन और वाटर की एब्जॉर्प्शन तो होगी। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स में क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट्स हैं। ये सभी या तो जूसेस में आते हैं या फिर फूड में प्रेजेंट हैं। तो इन सब की या तो सिक्रीशन होगी या फिर एब्जॉर्प्शन होगी। तो ये जो मोनोमर्स हैं, द सिंपलेस्ट फॉर्म जो किसी प्रकार के फूड की है, जैसे ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और ये एब्जॉर्प्शन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। और एब्जॉर्प्शन के लिए एब्जॉर्प्टिव सरफेस जो है उसका होना जरूरी है। और ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस जो है, सबसे पहले हम लेते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, एब्जॉर्प्शन किस किस चीज की होगी और कितनी होगी। तो सबसे पहले जो फूड है हमारा उसमें फ्लूइड्स होते हैं। ये कोई 1 लीटर फ्लूइड जो हैं ये फूड के साथ हैं। जो सिक्रीशंस हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की, चाहे वो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस है, तो जितने भी जूसेस हैं, सलाइवा है, तो इसका जो टोटल क्वांटिटी है ये तकरीबन 8 लीटर के आसपास है पर डे। तो टोटल हमारे पास 9 लीटर फ्लूइड जो हैं वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होते हैं। इसमें 8 से लेकर 8.5 लीटर की एब्जॉर्प्शन पर डे हो जाएगी और बाकी आधा या 1 लीटर ये बच जाएगा, जिसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होती। अब जो एनाटॉमिकल बेसिस है स्मॉल इंटेस्टाइन में जब एब्जॉर्प्शन होगी तो उसके लिए एब्जॉर्प्टिव सरफेस का होना जरूरी है। बाकी जो पार्ट्स हैं इंटेस्टाइन से पहले स्टमक है, स्टमक में एब्जॉर्प्शन इन फूड मटेरियल की या इसके प्रोडक्ट्स की नहीं हो पाती, क्योंकि जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसमें विलाई नहीं होते। तो विलाई ना होने के कारण स्टमक में एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो स्टमक में विलाई नहीं है इसलिए एब्जॉर्प्शन नहीं होती। और दूसरा जो कारण है कि स्टमक में एब्जॉर्प्शन नहीं होती वो है जो म्यूकोजा है, एपिथेलियल सेल्स हैं, उनके बीच में टाइट जंक्शंस हैं और टाइट जंक्शन के कारण डिफ्यूजन जो है किसी भी चीज का वो नहीं हो पाता, इसलिए एब्जॉर्प्शन नहीं होती। फिर भी स्टमक में जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, खासकर अल्कोहल, ये एब्जॉर्ब हो जाएगी। दूसरे जो ड्रग्स हैं, खासकर एस्पिरिन, इसकी भी एब्जॉर्प्शन जो है हो जाती है। तो इसकी भी एब्जॉर्प्शन होगी, अल्कोहल की भी और एस्पिरिन की भी एब्जॉर्प्शन जो है वो हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स जो है उनकी एब्जॉर्प्शन स्टमक में नहीं होती। उसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होगी तो उसमें जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस है वो एक तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो एक तो इसमें फोल्ड्स होंगे। तो जो म्यूकोजा है इंटेस्टाइन की, इसकी खूब सारे फोल्ड्स होती हैं, तो इसको हम कहेंगे बल्ब्यूली कॉन्वेंट्स या फोल्ड्स ऑफ कैरकरिंग। और ये जो फोल्ड्स हैं ये तकरीबन
8 मिलीमीटर तक लंबी हो सकती हैं और 8 मिलीमीटर इंटू ल्यूमन, तो 8 मिलीमीटर ये ल्यूमन में इंटेस्टाइन की आ सकती, और इसके कारण जो सरफेस एरिया जो है एब्जॉर्प्शन का ये 3 फोल्ड इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद ये जो फोर्स ऑफ कर्करिंग हैं, इनके सरफेस पे खूब सारे विलाई प्रेजेंट होते हैं। तो ये विलाई हैं और ये इतना नज़दीक होते हैं एक दूसरे के कि ये ओवरलैप कर सकते हैं। ये जो विलाई हैं एक तो ओवरलैप कर सकते हैं और इंटेस्टाइन के ल्यूमन में 1 मिलीमीटर तक प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और ये इतने नंबर में ज़्यादा हैं कि ये सरफेस एरिया जो है वो 10 फोल्ड इंक्रीज कर देंगे। इसके बाद हर एक एपिथेलियल सेल जो है विलाई बने बल्ब्यूली हैं सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, तो इस पे फर्दर माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं और एक एपिथेलियल सेल पर 600 माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं और इनका डायामीटर जो है वो 0.5 नैनोमीटर है। तो ये जो माइक्रोविलाई जो हैं पर सेल 600 नंबर में, और इसमें एक तो पिनोसिटिक वेसिकल्स होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस शो करती है कि यहाँ पे एनर्जी बनेगी जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होगी। और 600 माइक्रोविलाई होने से तो अगर हम तो उसके बाद बल्ब्यूली कॉन्वेंट्स के कारण 3 टाइम्स, विलाई के कारण 10 टाइम्स बढ़ेगा और माइक्रोविलाई के कारण 20 फोल्ड इंक्रीज करेगा। 3 इंटू 10 इंटू 20 600 फोल्ड जो सरफेस एरिया है एब्जॉर्प्टिव एरिया होगा, इंक्रीज करेगा नॉर्मल से। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई ऐसी सिर्फ सिंपल एपिथेलियम होती तो उससे 600 गुना एब्जॉर्प्टिव एरिया जो है वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। इसीलिए एब्जॉर्प्शन जो है बहुत फास्ट होती है, क्योंकि इंटेस्टाइन में जब पेरिस्टाल्सिस होगी तो उससे मूवमेंट जो है वो बड़ी फास्ट हो जाएगी। तो जैसे ही डाइजेशन हुआ इमीडिएटली उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। तो ये तो बेसिक प्रिंसिपल और जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है एब्जॉर्प्शन का स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसकी बात की हमने। अब हम बात करेंगे कि ये एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात जब हम करेंगे तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, तो इसके लिए हम सोडियम की ट्रांसपोर्ट पहले करेंगे, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, प्रोटीन्स की, इनके मोनोमर्स हैं इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो सोडियम एब्जॉर्प्शन है ये, और जब भी कोई चीज़ एक्टिवली एब्जॉर्ब होगी तो उसके लिए एक तो कैरियर का होना ज़रूरी है, दूसरे एटीपीएज का होना ज़रूरी है। एटीपीएज जो है वो एटीपी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगी और जो एनर्जी है वो सोडियम के ट्रांसपोर्ट में यूज़ होगी। कैरियर का होना ज़रूरी है, एटीपी का होना ज़रूरी है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और इस एनर्जी का जो एटीपीएज एंजाइम है, एटीपीएज जो है वो एटीपी को एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक करेगा, और जो एनर्जी होगी वो सोडियम के ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होगी। जब भी सोडियम का ट्रांसपोर्ट होगा, एब्जॉर्प्शन होगी, एक तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए ये 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। दूसरे, सोडियम की एब्जॉर्प्शन जो है वो पोटाशियम के एक्सचेंज में भी हो सकती है। जब भी सोडियम की एब्जॉर्प्शन होगी तो पोटाशियम जो है वो बाहर आएंगे। एक चीज़ एब्जॉर्ब होगी
दूसरी सिक्रीट होगी। और एज ए रूल हर 3 सोडियम्स के लिए 2 पोटाशियम जो हैं वो एक्सचेंज होंगे। तीसरे, जब भी सोडियम एब्जॉर्ब होगा तो जिस साइड ये एब्जॉर्ब होके जाएगा उस तरफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और उसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड जो हैं वो भी डिफ्यूज़ करेंगे और कुछ सोडियम इन सबसे अलग एब्जॉर्ब होगा। अब हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन सोडियम की बात करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो ब्रश बॉर्डर है विलाई का, उसमें माइक्रोविलाई हैं ब्रश बॉर्डर के, ये इंटरसेलुलर स्पेस है। अब जो डाइजेस्टेड फूड है ये ल्यूमन की तरफ है। इसमें जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो है 142 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ये सोडियम है। अब इसकी जब एब्जॉर्प्शन होगी तो सबसे पहले क्या होगा, उनकी एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगी इंटरसेल्यूलर स्पेसिस में। ये जो सेल है विलस का, इसमें से एक्टिव एब्जॉर्प्शन सोडियम आयंस की होगी और एटीपी यूज़ होगी क्योंकि एटीपेज एंजाइम है। और उससे क्या होगा कि ये जो सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर है वो हो जाएगी 50 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर सोडियम जो है। तो जैसे ही सोडियम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा या एब्जॉर्ब होगा इंटरसेलुलर स्पेस में और इसकी कंसंट्रेशन 50 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर हुई, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो कम है। ल्यूमन में 142 मिली इक्विवेलेंट्स है, उसके कारण ये सोडियम जो है वो माइक्रोविलाई से होकर तो 142 जो काइम में कंसंट्रेशन जो है ल्यूमन में 142 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर सोडियम की, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन जब हो गई सेल से तो और इंटरसेलुलर स्पेस में जब आया तो ये 50 मिली इक्विवेलेंट्स जो है वो पर लीटर हुई, और इससे सोडियम ल्यूमन से सेल्स में एंटर कर जाएगा। और इस तरह जब ये सोडियम इंटरसेलुलर स्पेस में आएगा तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेस का जो लिक्विड है इसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन ज़्यादा हो जाएंगे। फ्लूइड को या लिक्विड को काउंटर करने के लिए 2 चीज़ें होंगी। एक तो क्लोराइड ल्यूमन से सेल में एंटर करेगा जिससे कि सोडियम और क्लोराइड हो जाए, और दूसरे ल्यूमन से वाटर जो है वो भी इंटरसेलुलर स्पेस में एंटर कर जाएगा। तो इस तरह ल्यूमन में जो काइम है वहाँ से सोडियम आयंस भी एब्जॉर्ब होंगे और वाटर भी एब्जॉर्ब होगा और साथ साथ में क्लोराइड होगा, और उसके बाद ये जो बेसल पोर्शन है वहाँ से ये सोडियम, क्लोराइड और वाटर जो है वो ब्लड में एंटर कर जाएगा। अब अगर ये ल्यूमन में हाईली कंसंट्रेटेड काइम हो जिसमें कि पानी की क्वांटिटी कम हो, तो इन माइक्रोविलाई से बजाय कि पानी एब्जॉर्ब हो, पानी जो है इन सेल से ल्यूमन में आएगा उसको डाइल्यूट करने के लिए। एक चीज़ और कि जब भी ये क्लोराइड आयंस ये ल्यूमन से सेल में एंटर करेंगे, सोडियम को फॉलो करेंगे, अब अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। जितना सोडियम अंदर गया तो उसकी एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगी। अब जब क्लोराइड इसको फॉलो करेगा तो क्लोराइड
इस सेल में सोडियम जो आ रहा है वो तो एब्जॉर्ब हो गया, क्लोराइड आयन जो है सोडियम को फॉलो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिड्यूस करने के लिए इन सेल्स से बाइकार्बोनेट जो है वो सिक्रीट होगा इंटेस्टाइन में। जो कैल्शियम आयंस हैं उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करेगी कि बॉडी की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कितनी है, और अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो कैल्शियम जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, और कम है तो उसकी एब्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली कम होगी। और इस एब्जॉर्प्शन के लिए एक तो पैराथायराइड हार्मोन और दूसरे विटामिन डी का होना जरूरी है। अब हम लेते हैं जो डाइजेशन के प्रोडक्ट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन। जो कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन के प्रोडक्ट्स हैं वो हैं ग्लूकोज, ये तो बना स्टार्च से, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, और फिर जो डाइजेशन के एंजाइम्स हैं वो उनको मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करेंगे और स्टार्च से बनेगा ग्लूकोज। जो लैक्टोज शुगर है उसमें बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, तो ये स्टार्च से बने और ये मिल्क शुगर लैक्टोज से बने। इसके अलावा जो हम सुक्रोज खाते हैं, चीनी जो खाते हैं, और उसके लिए एक एंजाइम सुक्रेज या इन्वर्टेज, तो वो उसको कन्वर्ट करेगा, एक तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा और फ्रक्टोज बनेगा। तो ये तीन शुगर जो हैं ये एब्जॉर्ब होंगी, और इन शुगर की जो एब्जॉर्प्शन होती है अगर कंपेयर किया जाए ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज को, अगर हम ग्लूकोज को एक माने तो उससे कंपेयर करेंगे कि बाकी शुगर्स की एब्जॉर्प्शन रेट क्या है। अगर हम ग्लूकोज को एक माने तो जो फ्रक्टोज है वो ऑलमोस्ट 45% के करीब है ग्लूकोज से, और गैलेक्टोज जो है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है ग्लूकोज से 110%, 110% ज़्यादा होती है। तो इसका जो रेट है, अगर ग्लूकोज का 1 है तो इसका रेट जो है वो 1.1 होगा। और जब भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज का मिक्सचर हमारे फूड में हो तो गैलेक्टोज की एब्जॉर्प्शन पहले होगी, ग्लूकोज की बाद में होगी। और इसका कारण एक तो एब्जॉर्प्शन रेट है, दूसरा कारण जो है इन दोनों शुगर्स का जो एब्जॉर्प्शन होती है वो कैरियर जो है वो कॉमन है। तो जिस कैरियर से ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होगी उसी कैरियर से एब्जॉर्प्शन होगी गैलेक्टोज की, और चूंकि रेट जो है वो ज़्यादा है तो गैलेक्टोज ज़्यादा पहले एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद ग्लूकोज होगी, और फ्रक्टोज के लिए ये कॉमन कैरियर नहीं है। अब हम लेते हैं ग्लूकोज या गैलेक्टोज की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। अब क्योंकि हम कैरियर की बात कर रहे हैं तो ये जो कैरियर है ब्रश बॉर्डर पे, इसके ये इंडिपेंडेंटली क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट होते हैं। 2 है, 2 चीज़ों का ख्याल रखना कि ये जो कैरियर प्रोटीन है ये जब भी किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करेगी, कैरी करेगी, तो एक चीज़ को नहीं करेगी। कैरियर प्रोटीन जो है उसकी एक्टिव साइट 1 जो है वो सोडियम आयंस के लिए है, और दूसरी जो साइट है वो ग्लूकोज के लिए या गैलेक्टोज के लिए है। तो जब भी ये कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करेगी तो दोनों ही साइट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई होनी चाहिए। ये नहीं है कि ग्लूकोज पहले बाइंड कर जाए और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो जाए, सोडियम बाइंड हो जाए और वो ट्रांसपोर्ट हो जाए।
तो दोनों ही एक्टिव साइट्स का ऑक्यूपाई होना जरूरी है, नंबर 1। दूसरे, जब भी साइट 1 जो है, एक्टिव साइट जो है, वो सोडियम से ऑक्यूपाई होगी तो साइट 2 जो है उसकी एफिनिटी ग्लूकोज या गैलेक्टोज के लिए इंक्रीज कर जाएगी। तो एफिनिटी ऑफ साइट सेकंड इंक्रीजेस फॉर ग्लूकोज और गैलेक्टोज व्हेन साइट 1 ऑक्यूपाइड बाय सोडियम आयंस। ये इंडिपेंडेंटली क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो जब भी इंटेस्टाइन में सोडियम या ग्लूकोज में से एक भी चीज़ प्रेजेंट है तो सोडियम जो है वो साइट 1 को ऑक्यूपाई नहीं कर पाता। रीज़न ये है कि इसने जो साइट 2 है वो कवर कर रखी है। अगर ये 2 एक्टिव साइट्स हैं, जो नाखूनों वाली जगह बता रहा हूँ मैं, तो जो साइट 1 है, जब ग्लूकोज नहीं है तो ये इसको ओवरलैप करता है, और जब ये ओवरलैप करेगा तो ना तो सोडियम अटैच हो पाएगा इसमें, ना ही ग्लूकोज कर पाएगा, और ये ओवरलैपिंग होगी। तो जिस वक्त इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में सोडियम भी है, ग्लूकोज या गैलेक्टोज में से कोई भी मोनोसैकेराइड प्रेजेंट है, तो सबसे पहले जो साइट 1 है इस पे सोडियम अटैच होगा, और जब ये सोडियम साइट 1 पे अटैच होगा तो एक तो ये ओवरलैपिंग ख़त्म हो जाएगी, और जब ये ओवरलैपिंग ख़त्म हुई तो साइट 2 जो है वो एक्सपोज हो जाएगी, और इसकी एफिनिटी ग्लूकोज या गैलेक्टोज के लिए इंक्रीज कर जाएगी। तो हमारे पास जो साइट सेकंड है उस पे ग्लूकोज या गैलेक्टोज जो है वो अटैच हो जाएगा। अब जैसे ही ये साइट 1 और साइट 2 ऑक्यूपाई हुई, ये कैरियर प्रोटीन जो है, जो अंदरली तरफ है सेल की, साइटोप्लाज्मिक जो है, तो उस तरफ ये जाएगा, और जब ये ऐसे जाएगा तो इसकी पोजीशन हो जाएगी ये ग्लूकोज और ये सोडियम। अब हमें मालूम है कि इंटरसेलुलर स्पेस में सोडियम जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम है। ल्यूमन से सोडियम अंदर आ रहा है क्योंकि अंदर वो इंटरसेलुलर स्पेस में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो जैसे ही सेल के अंदर ये सोडियम की कंसंट्रेशन कम होती है तो ये सोडियम जो है वो सेल के अंदर रिलीज हो जाएगा, और जैसे ही सोडियम रिलीज हुआ तो साइट 2 की एफिनिटी ग्लूकोज के लिए निल हो गई। तो जैसे ही साइट 2 की ग्लूकोज या गैलेक्टोज के लिए एफिनिटी डिक्रीज की तो ग्लूकोज जो है वो भी रिलीज हो जाएगा कैरियर प्रोटीन द्वारा, और कैरियर प्रोटीन फिर वापस चला जाएगा और ये फर्दर फिर सोडियम और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्रक्टोज जो है वो कैरियर प्रोटीन्स द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, इन ग्लूकोज और गैलेक्टोज वाली कैरियर प्रोटीन द्वारा, और जो ल्यूमन है उससे ये जो फ्रक्टोज है ये डिफ्यूज करके सेल में आएगा, और सेल के अंदर ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे कन्वर्ट हो जाएगा, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के बाद ये कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और उसके बाद जो बेसल पोर्शन है सेल का, वहाँ पर एक एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, और ये एंजाइम इस पे एक्ट करेगा, रिलीज करवा देगा ब्लड स्ट्रीम में। तो जो भी ग्लूकोज आएगा, चाहे वो फ्रक्टोज से आए, चाहे वो ग्लूकोज से आए या गैलेक्टोज से आए, वो ब्लड में एंटर कर जाएगा। जो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था, तो प्रोटीन्स का जो एंड प्रोडक्ट था डाइजेशन के बाद वो थे अमाइनो एसिड्स और
स्मॉल पेप्टाइड्स। जो स्मॉल पेप्टाइड्स हैं इनकी एब्जॉर्प्शन होगी पिनोसाइटोसिस से। ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये 4 टाइप के हैं। एक तो हैं एसिडिक अमाइनो एसिड्स, बेसिक अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। तो न्यूट्रल्स में हमारे पास जैसे ग्लाइसिन और एलानिन होगी, बेसिक में लाइसिन है, आर्जिनिन है, एसिडिक में एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, और जो चौथी कैटेगरी है जिनको हम इम्यूनो अमाइनो एसिड्स कहते हैं उसमें एग्जाम्पल्स हैं प्रोलीन की और हाइड्रोक्सी प्रोलीन की। न्यूट्रल का मतलब है कि अगर हम अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखें, एक COOH ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है, तो जिसमें एक अमाइनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो तो होगा न्यूट्रल। जिसमें जो नाइट्रोजनस ग्रुप हैं वो अगर ऐड हों तो वो हो जाएगा बेसिक, और अगर इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हों, NH2 तो एक ही रहे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हैं वो एक से ज़्यादा हो जाए तो वो एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि NH2 एक है, COH एक है तो वो तो न्यूट्रल हो गया। अगर COH एक है और NH2 या NH वाले जो ग्रुप्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं तो वो बेसिक हो गया, और जिसमें NH2 एक है, COH वाले एक से ज़्यादा हैं तो वो एसिडिक हो गया। और चौथी कैटेगरी हमारे पास इम्यूनो की है जिसमें प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन अमाइनो एसिड्स आते हैं। तो इन अमाइनो एसिड्स का एब्जॉर्प्शन जो है वो ऐसे ही होता है जैसे कि ग्लूकोज का या गलैक्टोज का हुआ। तो इसमें भी ये साइट 1 जो है वो सोडियम आयंस के लिए है, साइट 2 जो है ये अमाइनो एसिड्स के लिए है, और वैसे ही जैसे सोडियम साइट 1 को ऑक्यूपाई करेगा, एफिनिटी साइट 2 की अमाइनो एसिड के लिए इंक्रीज कर जाएगी और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। फिर सोडियम रिलीज़ होगा तो अमाइनो एसिड ऑटोमेटिकली उसमें रिलीज़ होगा क्योंकि उसकी एफिनिटी रिड्यूस हो गई। लेकिन जैसे ग्लूकोज के लिए एक थी तो यहाँ पर हमारे पास 4 कैरियर प्रोटीन्स हैं और हर टाइप के अमाइनो एसिड के लिए एक एक कैरियर प्रोटीन है। एसिडिक के लिए अलग होगी, बेसिक के लिए अलग होगी, न्यूट्रल के लिए अलग होगी और प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन के लिए अलग होगी। तो इस प्रकार ये कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन होती है। तो आपने कैरियर प्रोटीन का ख्याल रखना है, और कैरियर प्रोटीन जो है उसमें 2 साइट्स हैं, एक्टिव साइट्स हैं, और ये एक्टिव साइट्स जब तक दोनों ऑक्यूपाई नहीं होंगी तब तक ये कैरियर प्रोटीन किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती। दूसरे, कैरियर प्रोटीन जब रेस्टिंग पोजीशन पे है तो जो इसकी साइट 1 है ये ओवरलैप करती है साइट 2 को, जिससे कि जब तक ग्लूकोज ना आए या गलैक्टोज ना आए, सोडियम जो है वो साइट 1 को ऑक्यूपाई ना कर सके। तो जैसे ही सोडियम और ग्लूकोज या गलैक्टोज हमारे काइम में, डाइजेस्टेड फूड में, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगी तो सबसे पहला काम ये होगा कि साइट 1 जो है वो अपनी ओवरलैपिंग को, सेकंड साइट की ओवरलैपिंग को रिमूव करेगी, जिससे ये दोनों साइट्स जो हैं वो ओपन हो गई। और जैसे ही ये साइट्स ओपन हुई तो पहले सोडियम साइट 1 को ऑक्यूपाई करेगा, जिससे कि साइट 2 की एफिनिटी
ग्लूकोज के लिए, ग्लैक्टोज के लिए या अमाइनो एसिड के लिए, पर्टिकुलर टाइप के लिए वो इंक्रीज कर जाए तो वो ग्लूकोज या ग्लैक्टोज या अमाइनो एसिड वो साइट 2 को ऑक्यूपाई कर लेगा। और जैसे ही ये दोनों साइट्स ऑक्यूपाई हुई, ये अंदर की तरफ जाएगा और चूंकि सोडियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो सोडियम की कंसंट्रेशन जो है वो सेल के अंदर कम है, इसलिए पहला काम जो होगा कैरियर प्रोटीन का वो सोडियम को रिलीज करेगी। और जैसे ही सोडियम रिलीज हुआ वैसे ही साइट 2 की एफिनिटी ग्लूकोज के लिए या ग्लैक्टोज के लिए या पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए वो डिक्रीज कर जाएगी और ग्लूकोज भी, ग्लैक्टोज भी या पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, डिपेंड करेगा कौन सी कैरियर प्रोटीन है उसकी, वो भी रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही ये दोनों साइड्स फ्री होंगी ये फिर ल्यूमन की तरफ आएंगी और अगर अवेलेबिलिटी होगी ग्लूकोज की, ग्लैक्टोज की, अमाइनो एसिड की, सोडियम की, तो वो कैरी करेगा, वरना फिर उसी पोजीशन पे वो आ जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी किसी पेशेंट को ड्रिप लगाते हैं तो उसमें ग्लूकोज का हो तो उसमें सलाइन जरूर होता है। तो सलाइन मीन्स सोडियम आयंस, और सोडियम की प्रेजेंस में ही वो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जो है वो हो पाएगी। उसके बाद करेंगे हम जो मेजर फूड फैट्स या लिपिड्स हैं उनके जो डाइजेस्टिबल प्रोडक्ट्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, मोनोग्लिसराइड्स हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है।